तो ऐसी बहुत ही कमी मूवीज होती हैं जो अपने रिलीज के कई साल बाद भी रेलेवेंट रहती है, उस पर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एनालिटिकल हो, नॉन एनालिटिकल हो। और इस डेकेड में भी ऐसी कई मूवीज आई हैं और उनमें से एक मूवी है एनिमल। तो ये मूवी को रिलीज हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस पे चर्चा चलती रहती है। इसके कई क्रिटिक्स हैं, कई अप्रिशिएटर्स हैं। तो ये मूवी काफी ज्यादा प्रोवोकेटिव रही है ऑडियंसेस के लिए, जिसके कारण इतनी चर्चा हुई। वो भी एक नॉन पॉलिटिकल मूवी पे इतनी चर्चा होना हमारे देश में काफी नई बात है। सो मैंने ये मूवी करीब 2 बार पहले देखी थी और अभी रिसेंटली मैंने दोबारा देखी फॉर द एनालिसिस, और मुझे काफी ज्यादा इसमें थीम्स और बेहतर तरीके से समझ आई। और इसी वीडियो में मैं चर्चा करना चाहूंगा उन थीम्स पे, खासकर जो इस मूवी का जो मेन थीम्स है, फादर सन रिलेशन और स्पेशली दैट अल्फा मेल थिंग, जिसके लिए इस मूवी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। तो मेरा पर्सपेक्टिव इस मूवी का काफी ज्यादा डिफरेंट है, काफी ज्यादा नुआंस्ड है, और मुझे लगता है डायरेक्टर ने कई सारी चीजें ऐसी डाली हैं जिनको अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको इस मूवी को देखने का पर्सपेक्टिव काफी चेंज हो जाएगा। तो चाहे बॉलीवुड हो, टॉलीवुड है, या फिर हॉलीवुड में भी कई सारी ऐसी मूवीज बनी है फादर सन रिलेशन में, जिसमें जो सन है वो शुरुआत में काफी डिसोबीडियंट होता है, अपने फादर की कदर नहीं करता है, लेकिन जब उनके फादर पे कुछ त्रासदी आ जाती है, या फिर उनके मान लो फादर का देहांत हो गया है, या फिर किसी ने उन पर अटैक कर दिया हो, या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया हो फादर के साथ, तो जो सन है वो रिफॉर्म होता है, अपने फादर को ऑनर को वापस पाने की कोशिश करता है, या फिर रिवेंज लेता है। तो इस जर्नी में जो सन है उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है फॉर द पॉजिटिव, और बेहतर इंसान बन जाता है एट द एंड ऑफ द मूवी। लेकिन जो एनिमल है वो इस जो ट्रोप है उसको रिवर्स करती है। तो बेसिकली जो सन है वो और ज्यादा डिरेंज्ड बनता जा रहा है, और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बनता जा रहा है, जैसे जैसे अपने फादर के ऑनर को वापस पाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स एन इन्वर्जन ऑफ द ट्रोप विच इज वेरी यूनिक। तो इस पे मैं और एक्सपेंड करूंगा। और जो इररेशनल लव है रणविजय का टुवर्ड्स हिज फादर, उस पे मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला है। और जो रणविजय का कैरेक्टर है ओवरऑल, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। आपको काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें मिलेंगी इस कैरेक्टर में। ही इज वेरी ह्यूमन इन नेचर, कि मतलब एक कोई भी इंसान आप देखो वो काफी कन्फ्लिक्टिंग होता है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही काम करे और हमेशा गलत काम ही करे, और रणविजय भी उसी कैटेगरी में आता है। तो शुरुआत में ही मूवी में रणविजय के फ्लॉज को एस्टेब्लिश किया गया है। तो ही इज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, कि भाई उसको ट्रिगर करना बहुत इजी, और जो उसके फादर के प्रति उसका जो ऑब्सेशन है काफी अनहेल्दी लेवल्स पे है। और फ्रॉम ऑन सेट हमें लगता है कि शायद उसे वैलिडेशन चाहिए अपने फादर का, लेकिन वो कुछ और मोटिव होता है जो हमें फिल्म के एंड में जाते जाते पता चलता है। तो जैसे जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो बर्थडे पार्टी हो रही थी फादर की, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो रणविजय है वो साइड में अपनी फैमिली से केवल बात करना चाहता है, लेकिन और जो उसका जीजा है वो उसको चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहता है। तो वो फैमिली के ऑनर की बात करता है कि भाई वो चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं है, हमें उसको कुछ नहीं मानना चाहिए, उनके घर पे कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। तो विच इज वेरी रेकलेस। गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो प्रोटोकॉल अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मतलब ही क्या हुआ कानून व्यवस्था का। आप अपने हिसाब थोड़ा ना देश चला सकते। ही लैक्स पेशेंस एंड रैशनैलिटी व्हेन इट कम्स टू हिज फैमिली। वो लूज कर देता है कम्प्लीटली। और जो उसके फादर है वो हमेशा एब्सेंट ही रहे हैं उसकी लाइफ से। मतलब वो कन्वर्जेशन बोलता है कि उसने एक प्रॉपर दिन भी अपने पिताजी के साथ नहीं बिताया, जिसके कारण उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई एम द मैन इन द हाउस। भाई मुझे पूरे घर को संभालना है अगर मेरे फादर नहीं रहते यहाँ, जिसके कारण बहुत सारे रैश डिसीजन लेता है। जैसे उसके बचपन का इंसिडेंट दिखाया जाता है कि वो गन लेके चला जाता है कॉलेज में टू टीच अ लेसन टू द बुलीज। तो उसके अंदर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि जो रियल वर्ल्ड है कैसे काम करता है। तो इस सीन में एक चीज मैं बोलूंगा, जो डी एजिंग है ये देखिए आप कितनी बढ़िया की गई है रणबीर कपूर। और वही आप रामायण मूवी देखिए कैसे की गई है। तो डायरेक्टर का विजन बहुत मैटर करता है कि भाई वो कैसे दिखाना चाहता है अपने एक्टर को। तो डायरेक्टर कोशिश करता है कि रणविजय को एक ट्रेडिशनलिस्ट की तरह दिखाया जाए कि कंजर्वेटिव आदमी है वो, कि भाई वो मेल डोमिनेंस में विश्वास रखता है, हिस्ट्री की बातें करता है कि भाई कैसे अल्फाज डोमिनेट करते थे, जो भी पोएट्स वगैरह है उन लोग को, या फिर जो वीक ह्यूमंस थे उनको। लेकिन साथ साथ उसके अंदर काफी प्रोग्रेसिव थॉट्स भी दिखाए गए हैं। वो चाहता है कि जो उसकी बहनें हैं वो इंडिपेंडेंट रहें, डिपेंडेंट ना हो अपने पतियों पे, जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की उसका सदुपयोग करें और आगे बढ़े अपनी लाइफ। और उसको पसंद नहीं है कि जो उसका जीजा है उसकी बहन को बार बार टॉन्ट करता है। गीतांजलि और रणविजय की मैरिज होती है, वो एक इंटरकास्ट मैरिज होती है, और वो मतलब सबके सामने गीतांजलि को किस भी करता है, विच अगर कोई मतलब लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर होता तो इसको बड़ा प्रोग्रेसिव माना जाता। एंड ही आल्सो बिलीव्स इन अ वेरी ट्रेडिशनल लॉयल्टी। तो वो बंदा वर्जिन है शादी से पहले। तो ये चीज मॉडर्न टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में तो बिल्कुल नहीं गिना जाएगा। सो ही इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भाई, ही इज ऑल ओवर द प्लेस। तो एक उसको ढांचे में डालना मुझे लगता नहीं ठीक है इस कैरेक्टर को। एंड थ्रू आउट द मूवी ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, भाई बहुत फ्रैंक है। जितनी एब्सर्ड बातें हैं वो भी मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से बोलेगा वो। तो मूवी में डायरेक्टर ने रणविजय को काफी ह्यूमनाइज करने की कोशिश भी की गई है कि भाई वो मतलब बहुत मंडेन कन्वर्सेशन कर रहा है अपने कजन्स के साथ अबाउट द टेक्सचर ऑफ हिज अंडरवेयर, जो मतलब नॉर्मली लोग करते भी हैं
अपने दोस्त यारों के साथ कि भाई ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है। मतलब दिस इज वेरी टेरेंटिनो-एस्क, मतलब टेरेंटिनो की मूवीज में काफी ज्यादा यूज किया जाता है ये चीज कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करने के लिए। सो आई थिंक सो इट वाज अ गुड एडिशन। फिल्म की नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है कि उसके हम पास्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंट में जा रहे हैं, फिर अल्टीमेटली हम एक लीनियर स्ट्रक्चर में आते हैं। वो काफी अच्छी तरीके से हमें उसकी पर्सनैलिटी को दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे मतलब हमेशा से वो ऐसा रहा है, उसको बस एक प्रॉपर ट्रिगर्स चाहिए अपनी रियल पर्सनैलिटी को उजागर करने के लिए। और उसके फादर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद उसकी जो वर्स्ट टेंडेंसीज हैं वो उस पर हावी होती जा रही है थ्रू आउट द मूवी हमें दिखता है। और जो मूवी में बीजीएम यूज किया है बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज किया गया है। जो रणविजय का मूड है उसके हिसाब से है, जैसे मतलब उसके ईगो पे चोट पड़ रहा है तो वो विपिंग वाला म्यूजिक बज रहा है, और भी कई तरह के मतलब बीजीएम्स यूज किए गए, वेरी क्लेवर। और जैसे मतलब मूवी आगे बढ़ रही है तो एक्शन सीक्वेंस आता है अर्जुन वैली, तो यहाँ पे जो रणविजय है अपने पीक रेंज में कि उसके बाप पे हमला किया गया और वो उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट है, स्पेशली इन द फिजिकल फॉर्म। तो वो फाइट में पूरा मतलब अपना जोश डालता है, वो अपने दुश्मनों को खत्म करता है, लेकिन अंत में फिजिकली वो कम्प्लीट डिस्ट्रॉय हो जाता है। हिज हार्ट फेल्स, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, और उसके जो कुछ और बॉडी पार्ट्स भी हैं नीचे वाले वो भी अब ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ ग्लोरीफाई किया गया रणविजय को, उल्टा मतलब दिखाया गया है कि भाई क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इतने एक्सट्रीम वायलेंस के। और जो बड़ी बहन का कैरेक्टर है रणविजय की, वो मुझे काफी मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। उसके थ्रू हमें उसकी मतलब हिपोक्रेसी दिखाने की कोशिश की जाती है कि जैसे मतलब जब उसकी अपनी बहन से बात वो कर रहा होता है कि भाई जो जीजा है उसके वो कहाँ चले गए, तो वो मतलब ओपनली फ्लॉन्ट करता है कि भाई मैंने मार दिया उसको क्योंकि वो एक क्रिमिनल आदमी था और वो ये डिजर्व करता था, और तुझे एक क्रिमिनल आदमी शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वहीं पे अगर आप देखो रणविजय भी तो क्रिमिनल ही है, he has killed hundreds of people, broken so many laws। तो यहाँ पे डायरेक्टर भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब मेंटल डिरेजमेंट उसका बढ़ता जा रहा है समय के साथ। बॉडी तो उसकी तबाह हो ही गई है, साथ साथ उसका दिमाग भी जो है उसका साथ छोड़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, वो अपने बाप के दुश्मनों को मारेगा। तो रणविजय जो है वो इवेंचुअली ओवरकम तो करता है अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज को, उसका हार्ट वापस ठीक होता है, हियरिंग एड्स तो वो यूज कर ही रहा है, लेकिन जो उसका मेंटल डिरेंजमेंट है, इंसैनिटी है, वो बढ़ती जा रही है। जो उसकी वाइफ है बेसिकली एक रियलिटी चेक होता है बार बार स्टोरी में कि भाई वो हमें बार बार बता रही है कि जो उनकी लाइफ थी कितनी बढ़िया थी बिफोर द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन हिज फादर। रणविजय जो था वो एक अकम्प्लिश्ड इंजीनियर था, दे हैड 2 किड्स, हैप्पी लाइफ। लेकिन जैसे जैसे वो इस दलदल में घुसता जा रहा है रिवेंज के, वैसे वैसे उसका डिरेंजमेंट बढ़ता जा रहा है, मोरालिटी उसकी डिटोरिएट हो रही है, रिलेशनशिप्स हैं खराब हो रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है टू रियलिटी वो रणविजय का ब्रेक होता है when he cheats on his wife, जोया के साथ जो अफेयर करता है to collect so called information। उसके बाद मतलब his derangement peaks। तो मूवी का सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया जाने वाला सीन है, जो शू वाला सीन, वो भी इसी सब प्लॉट में है। तो आई थिंक सो उसमें भी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि जो रणविजय है उसके लिए अपने फादर ज्यादा बढ़ के कोई नहीं है, और अगर उसके फादर कोई मारने आया होगा तो वो उसको रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाला है वो। लेकिन फिर भी आई थिंक सो वहाँ दिखाया जाता है कि वो अपने कजन को बोलता है कि जो लड़की है जोया, उसको वो रिस्पेक्टफुली जहाँ जाना है वहाँ भेज दे उसे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में, जो उसकी बड़ी बहन का कैरेक्टर है और गीतांजलि का कैरेक्टर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। तो ये कहना है कि भाई मूवी में फीमेल कैरेक्टर्स उनका कोई रोल ही नहीं है, तो भाई वो तो बिल्कुल झूठ बात है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, बेसिकली एक रियलिटी चेक है वो रणविजय के लिए। तो साइकिल ऑफ वायलेंस की जो थीम है उस पर भी थोड़ा फोकस किया गया है, खासकर फाइनल फाइट सीन में मूवी के। तो जब रणविजय अबरार से लड़ रहा होता है तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन आता है, जो उसके दादाजी की बात है उसके दिमाग में आती है कि अगर हम एक दूसरे को मारते ही रहे तो हमारा तो परिवार ही नहीं बचेगा, तो क्या साइकिल ऑफ वायलेंस कैसे खत्म होगा। तो अबरार से बोलता है कि क्या तुम मेरे पापा को शांति से रहने दोगे कि नहीं। तो अबरार कहता है कि नहीं रहने दूंगा, मैं तो मारूंगा। तो साइकिल ऑफ वायलेंस तभी खत्म होगा जब दोनों पार्टीज रुकेंगी, एक पार्टी के रुकने से साइकिल ऑफ वायलेंस नहीं खत्म होने वाला। और जब तक ये साइकिल ऑफ वायलेंस खत्म नहीं होता है तब तक आपको अपने आप को डिफेंड करना ही होगा। बेसिकली यही मतलब मूवी कहना चाह रही है इन द एंड फाइट सीन। और जो एंड का जो फाइट सीन है बिल्कुल मुझे लग रहा था एकदम मेटल गियर सॉलिड से लिया गया। तो जो फाइनल एक्ट होता है मूवी का, वो इस मूवी की मेन थीम को रिवील करता है अबाउट रणविजय's irrational love for his father। क्यों अपने फादर से इतना लगाव है उसको, क्यों उनके इतने पीछे पड़ा रहता है, जबकि उनके फादर ने कभी रणविजय को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, ना ही उसका ध्यान रखा, हमेशा वो एब्सेंट रहे, एक दिन भी कंप्लीट उसके साथ नहीं बिताया उन्होंने। और ये बात बलबीर सिंह को भी पता है, ये बात रणविजय को भी पता है। तो रणविजय क्यों कर रहा है ये? तो बेसिकली जो रणविजय है वो ये अपने फादर को प्रूव करना चाहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। तो ये दिखाना चाहता है कि भले ही आप एक अच्छे बाप ना बन पाए लेकिन मैं एक अच्छा बेटा बन के दिखाऊं। सो इट्स द प्रिमिटिव लव। प्रिमिटिव लव है कि जैसे एक पेरेंट को अपने बच्चे के लिए होता है एक प्रिमिटिव लव, वो एनिमल्स में देखा जाता है, ह्यूमंस में देखा जाता है,
उसी तरीके से एक प्रिमिटिव लव दिखाने की कोशिश की है बिटवीन अ सन एंड हिज फादर, तो इसको बेसिकली इन्वर्ट किया गया है। और जो फाइनल सीन है मूवी का वो कम्प्लीटली ये जो अल्फा मेल का जो फसाड है जो रणविजय ने क्रिएट किया था उसको ब्रेक करता है। तो जब उसे पता चलता है कि उसके जो फादर हैं वो अब नहीं बचने वाले, उनको कैंसर हो गया, वो 6 महीने में गुजर जाएंगे, तब वो कम्प्लीटली टूट जाता है। तो इतनी जो उसने मेहनत की, इतना खून खराबा किया, इतने सैक्रिफाइसेस की, वो किसी काम के नहीं थे, इतना ब्रवाडो था, सब गायब हो गया। जब जो प्रकृति है उसके सामने वो हार गया और उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने पिताजी के सामने जाके रो सके, उनके कंधे पे जाके आंसू बहा सके। तो वो जो रिवील होता है वो हमको भी शॉक करता है कि भाई ये क्या हो गया। हिज होल फसाड इज ब्रोकन, हिज जो उसने पूरा डेवलप किया था अपने आप पूरी मूवी में कम्प्लीटली बैक ट्रैक हो गया, मतलब इट्स ऑल फॉर नथिंग। तो इसके साथ साथ वो अपनी मैरिज भी तबाह कर देता है बिकॉज ऑफ दैट अफेयर, और जो भी उसने इतने सारे गड़बड़े की पूरी मूवी के दौरान। उसकी वाइफ उसके बच्चों को लेकर जा रही है। तो एट द एंड ऑफ द मूवी जो मेन कैरेक्टर है रणविजय, ही लॉस्ट एवरीथिंग, उसको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े अपने रेकलेसनेस के, अपने एक्शंस के, लेकिन फिर भी एक ग्लिमर ऑफ होप दी गई मूवी के एंड में। जो रणविजय का बेटा है वो दौड़ के उसके पास आता है। तो यहाँ पे रणविजय को आई थिंक सो रियलाइजेशन होता है कि शायद जो उसके पापा उसके लिए नहीं कर पाए, शायद वो अपने बेटे के लिए कर पाए, शायद वो बन पाए बेस्ट फादर। तो मूवी हमें एक होप के साथ छोड़ती है, देयर इज मोर टू रणविजय's कैरेक्टर। तो और वो डेफिनेटली है क्योंकि एक सेकंड पार्ट भी आने वाला है व्हिच इज टीज्ड एट द एंड ऑफ द मूवी। तो एनिमल मूवी एक डिसेंट मूवी है, इट्स अ डिसेंट वॉच। इस मूवी में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, पेसिंग का इश्यूज है कई जगह पे, इनकंसिस्टेंट हमें टोन लगती है, बहुत अब्रप्टली चेंज होता रहता है चीजें, और कुछ प्लॉट पॉइंट्स है वो थोड़े इलॉजिकल भी लगते हैं, जैसे वो बॉडी डबल वाला बड़ा इलॉजिकल था वो, और जो अफेयर वाला प्लॉट पॉइंट भी है वो भी काफी फोर्स लगा मुझे, उसको और तरीके से दिखाया जा सकता था। और मूवी में कई सारी चीजें मुझे लगता है डायरेक्टर ने रेज बेट के लिए भी डाली हुई हैं, जैसे मतलब ये अफेयर वाला प्लॉट पॉइंट है, जूते वाला डाला है, उसको डालने की कोई जरूरत नहीं थी। और वो जो जेस्चर्स किए गए मूवी के एंड में स्टार्टिंग में वो भी मतलब रेज बेट था कम्प्लीटली। और प्लॉट कन्वीनियंस तो काफी सारी है मूवी में, तो थोड़ा बहुत ओवर इंटेलिजेंस हुआ है डायरेक्टर की ओर से, लेकिन आई थिंक सो इट्स ओवरऑल अ डिसेंट मूवी। और ऐसी मूवीज और बननी चाहिए जिसके कारण थोड़ी कॉन्वर्जेशन चालू हो, पॉप कल्चर के बारे में थोड़ा और डीपली बात कर सकें, थीम्स के बारे में हम थोड़ी और डीपली बात कर सकें कि मूवी क्या बोलना चाह रही है, इंस्टेड ऑफ भाई वो हीरो वर्शिप करते रहे बस। तो होप करता हूँ जो संदीप रेड्डी वंगा है वो जो सीक्वल है उसको थोड़ा और बेहतर बनाए और डीप जाए थीम्स में। और जो मुझे लगता है काफी सारे जो कैरेक्टर्स हैं जिनको टीज किया गया उनका और इम्पोर्टेंस होने वाला अगली मूवी में। जो उसकी छोटी बहन है रणविजय की, उसको बार बार काफी इरिटेटेड दिखाया गया है जब भी रणविजय बात करता है उससे डायरेक्टली, तो आई थिंक सो शी कैन हैव अ बिग रोल इन द सेकंड मूवी। और जो गनमैन वाला जो कैरेक्टर है जिसकी गन रणविजय लेके कॉलेज में घुस जाता है, उसका मुझे लगता है रोल होगा सेकंड मूवी में अच्छा खासा। तो मुझे ये मूवी अल्फा मेल या फिर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ग्लोरिफिकेशन से ज्यादा एक क्रिटिक लगी। मतलब डायरेक्टर ने क्रिटिक किया है इन दोनों चीजों को, एक तरीके से एक नुआंस पर्सपेक्टिव दिखाया है इन चीजों को, क्योंकि जो रणविजय है उसको अंत में कुछ नहीं मिलता ये सब करके, ही लूजेस एवरीथिंग व्हिच ही लव्स। सो आज की वीडियो में इतना ही था। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताएं इस मूवी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।